गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके जो प्लाज्मिड वाहक है उसकी बात हम लोग कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? प्लाज्मिड की बात हम लोग जो है वो कर रहे थे कि प्लाज्मिड जो है वो क्या होता है। तो प्लाज्मिड की हमने बात की थी। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया था कि लेडरबर्ग ने 1952 के अंदर, कब? 1952 के अंदर क्या किया था? इसको जीवाणु कोशिका के अंदर अतिरिक्त गुणसूत्र, ये गुणसूत्र है, और अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में इसकी खोज जो है वो की थी। ये इसको क्या नाम दिया था? प्लाज्मिड नाम जो है वो दिया गया था। ठीक है। इसके बाद में मैंने आपको इसके गुण भी बताए थे। बहुत सारे गुण जो थे उनकी भी हमने बात की थी। आज जो हम बात करने वाले हैं, जो ज़्यादातर काम में लिया जाने वाला जो प्लाज्मिड है उसकी हम बात करेंगे। कौन सा था? PBr 322। कौन सा था? PBr 322। कौन सा था? PBr 322। इसकी बात करते हैं। देखिए, PBr 322 की बात करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि इसमें 2 चिन्हित स्थल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? 2 चिन्हित स्थल पाए जाते हैं। ध्यान से सुनना, 2 चिन्हित स्थल पाए जाते हैं। एक तो होता है TETR, इसको बोला जाता है टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। एक तो ये पाया जाता है, और एक जो दूसरा होता है वो होता है AMPR। ठीक है ना? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। कौन सा? एम्पिसिलिन प्रतिरोधी। एक ये होता है, ये PBr के अंदर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसमें 12 भिन्न रिस्ट्रिकेशन एंजाइम के अभिज्ञान स्थल भी होते हैं। एंजाइमों के क्या होते हैं? 12 अभिज्ञान स्थल भी होते हैं। अगर हम बात करें विजातीय DNA की, कौन से DNA की बात करें? विजातीय DNA की बात करते हैं, जो TETR और जो AMPR है, इनके बीच में रिस्ट्रिकेशन एंजाइम की सहायता से जोड़ा जाता है। रेस्ट्रिकेशन जो एंजाइम है उसकी सहायता से जोड़ा जाता है। ठीक है। प्लाज्मिड की और बात करते हैं PBr की, तो इसमें वांछित जीन प्रवेश के लिए आपको पता ही है रेस्ट्रिकेशन एंजाइम की आवश्यकता होगी। कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है? रेस्ट्रिकेशन एंजाइम की आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद दोनों सिरों को जोड़ते हुए अगर हम बात करें तो बीच में लगभग 5 से 10 किलोबेस लंबा वांछित DNA जो है उसका खंड जोड़ा जाता है। कितना माप कितना होता है? 5 से 10 किलोबेस होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की संरचना PBr की होती है और किस प्रकार से उसमें वांछित जो DNA है वो जोड़ा जाता है। वांछित DNA जो है वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है? संरचना की बात करते हैं तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो आपको मैंने बताया था कैसे होते हैं। गोलाकार होते हैं या वर्ताकार होते हैं, द्विरज्जुकी होते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से इनके ऊपर क्या है, जो अभिज्ञान स्थल हैं वो पाए जाते हैं। अभिज्ञान स्थल जो है वो इस प्रकार से पाए जाते हैं। ये एक PBr की संरचना है। किसकी संरचना है? PBr की संरचना आपके सामने नजर आपको आ रही है। PBr 322 की संरचना है। ठीक है। इसमें ये तो होता है इको R1। ठीक है, मैंने आपको बताया था नामकरण में। ये यहाँ पे BMH1। ठीक है। इसके बाद में ये हो गया S सेकंड। ठीक है, ये हो गया PVU सेकंड। ठीक है। इसकी बात करें तो ORI अर्थात ऑर्गन, पूरे नाम की बात करें ऑर्गन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी बात करें तो PSTL। इस प्रकार से ये चिन्हित स्थल होते हैं। यहाँ पे बात करें तो AMP और इधर बात करें तो TETR। ठीक है।
ये इस प्रकार पीबीआर की संरचना जो होती है, किसकी संरचना, ये स्ट्रक्चर ऑफ पीबीआर 322 की, किसकी संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पीबीआर 322 प्लाज्मिड की संरचना इस प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से इस पर जो है डीएनए जो है वो जोड़ा जाता है, वांछित डीएनए किस प्रकार से जोड़ा जाता है। देखिए, वांछित डीएनए जोड़ने के लिए रेस्ट्रिकेशन एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन सी एंजाइम की आवश्यकता होती है, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम जो है उसकी आवश्यकता होती है। और रेस्ट्रिकेशन एंजाइम किस प्रकार से काम करता है कि इस प्लाज्मिड डीएनए को क्या किया जाता है, जो एएमपीआर है, टीईटीआर है, इसके बीच में से काटा जाता है। तो इस प्रकार मान लीजिए ये वांछित डीएनए, ये प्लाज्मिड है, ठीक है, और ये हमारे पास वांछित डीएनए है। कौन सा है, मैं इसको इस पेन से कलर कर देता हूं, ये हमारे पास वांछित डीएनए है, ठीक है। ये प्लाज्मिड वाहक हो गया और ये जो डिजाइड जीन है वो हो गई। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें तो इसको हम काटेंगे, रेस्ट्रिकेशन एंजाइम से काटेंगे, किस किस के बीच में, एएमपीआर और टीईटीआर के मध्य से इसको काटेंगे। किस प्रकार काटेंगे, तो कटने के बाद ये इस प्रकार से शेष बन जाएगा। मान लीजिए इसका ये काट लिया, ठीक है, ये इसको अध में से काट लिया। अब इसको इसके साथ सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है, वांछित जीन को इस प्रकार से इसके साथ जो है वो सिलेक्ट कर देंगे, ये इस प्रकार से इसके अंदर सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब जो ये तैयार होगा इसे बोला जाएगा पुनर्योगज प्लाज्मिड। क्या बोला जाएगा, पुनर्योगज प्लाज्मिड इसको बोला जाएगा, अर्थात रिकॉम्बिनेंट, क्या बोला जाएगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बोला जाएगा। अब इसे आसानी से जो परपोषी कोशिका होगी, कौन सी कोशिका होगी, परपोषी कोशिका होगी, उसमें आसानी से प्रवेश जो है वो करवाया जा सकता है। परपोषी कोशिका में आसानी से क्या करवाया जा सकता है, प्रवेश जो है वो करवाया जा सकता है। इसके अलावा एक शब्द और आता है एपिसोम। कौन सा शब्द आता है, एपिसोम, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, द्विगुणन की स्थिति के अनुसार अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना को प्लाज्मिड कहते हैं या इसे अधिकाई कहते हैं। इसके अलावा स्वतंत्र रूप से द्विगुणन, अगर स्वतंत्र रूप से द्विगुणन की क्रिया होती है तब तो उसे प्लाज्मिड बोलेंगे, और अगर जीवाणु मुख्य गुणसूत्र से जुड़े रहकर अगर द्विगुणन की क्रिया करती है तो उसे क्या बोला जाता है, एपिसोम बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम बात करेंगे, कल का आपका अवकाश है, परसों बात करेंगे बैक्टीरिया फेज एंड जो कोस्मिड है उनकी भी हम लोग बात जो है वो आगे वाली वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे।